अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को। इससे पहले अगर आपने जीन पूल और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियोस देख सकते हैं। इंशाल्लाह इस चैप्टर को मैं कंप्लीट समझाऊंगी, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ रहे थे। तो ग्रीगर जोहन मेंडल ने 1822 से 1884 में फाउंडेशन रखी क्लासिकल जेनेटिक्स की बाय फॉर्मुलेटिंग। इसने सबसे पहले जेनेटिक्स की फाउंडेशन बुनियाद रखी क्लासिकल जेनेटिक्स की। और किस तरह रखी इसने दो लॉज को प्रेजेंट किया था बाय फॉर्मुलेटिंग, यानी प्रेजेंटिंग टू लॉज ऑफ हेरिडिटी। इनहेरिटेंस के दो लॉज को इसने प्रेजेंट किया था। हेरिडिटी कहते हैं इनहेरिटेंस, यानी जो करेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में पास होते हैं उनको इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इसने लॉ ऑफ इनहेरिडिटी यानी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे लॉ ऑफ हेरिडिटी के दो लॉज को पेश किया। एक लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनको बारी बारी हम पढ़ेंगे। ही वॉज अ प्राइस्ट, यानी वो पादरी था ग्रीगर मेंडल, जॉन मेंडल जो था। चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंट, अब उसने किस चीज़ का इंतखाब किया एक्सपेरिमेंट के दौरान, इसके बारे में वो बताएगा। ही परफॉर्म्ड सीरीज ऑफ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, उसने ब्रीडिंग कहते हैं रिप्रोडक्शन को, ठीक है। उसने रिप्रोडक्शन सीरीज ऑफ रिप्रोडक्शन के एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया। किस पे किया? उसने गार्डन पी पे किया, ठीक है, मटर गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम। इन हिज मोनेस्ट्री गार्डन, यानी उसने अपने चर्च वाले गार्डन में ये इस पे एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन पी पे। कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे? ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, जिनसे ब्रीडिंग कहते हैं जिससे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो, यानी उसने ऐसे वाले एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिससे फर्दर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे थे और वो उनके करेक्टरिस्टिक्स को देख रहा था। और उस पर उसने दो लॉज फॉर्मुलेट किए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। वो क्या था? एक पादरी था, उसने अपने गार्डन में यानी चर्च के गार्डन में उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गार्डन पीस पे, यानी मटर, ये जो होता है पाइसम सैटिवम पे। 11 ईयर्स, 11 सालों तक उसने ये काम किया, इसीलिए 1854 से 1865 तक। अब वो बताएगा कि उसने, अब यहाँ पे वो रीजंस बताएगा कि उसने पाइसम सैटिवम को क्यों चूज़ किया। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। तो उसने क्यों चूज़ किया पाइसम सैटिवम को? पाइसम सैटिवम वॉज ईजी टू कल्टिवेट, ये कल्टिवेट ईजीली हो जाता था। एंड इट ग्रू वेल इन हिज गार्डन, और वो अच्छी तरह से ग्रो करा था उसके गार्डन में। पहली रीज़न ये हो गई। दूसरी ये है कि इट्स फ्लावर्स वर हर्मेफ्रोडाइट, उसके फ्लावर्स जो थे यानी गार्डन पी के जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं? हर्मेफ्रोडाइट, यानी बायसेक्सुअल होते हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ के आए होंगे बाइसेक्सुअल क्या होता है और यूनिसेक्सुअल क्या होता है। इट वॉज नॉर्मली सेल्फ फर्टिलाइजिंग, ये नॉर्मली तो सेल्फ फर्टिलाइजिंग थे, लेकिन ये क्रॉस फर्टिलाइज्ड भी कर सकते थे। सेल्फ फर्टिलाइजिंग होता है विद इन सेम प्लांट, ठीक है, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होती है? एक प्लांट का दूसरे प्लांट, एक प्लांट के फ्लावर्स का दूसरे प्लांट के फ्लावर्स के साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। एज द टाइम गैप बिटवीन जनरेशन वॉज शॉर्ट, और इसका ये फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसका जो जनरेशन यानी पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग की जनरेशन का जो टाइम गैप था वो क्या था? छोटा था, शॉर्ट था, ठीक है। अगर किसी का टाइम गैप छोटा होगा जनरेशन का तो आप इजीली उसके करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लोगे। अगर टाइम गैप ही ज़्यादा होगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो इस तरह तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसका ये पाइसम सेटिवम को जो जनरेशन का टाइम था वो भी शॉर्ट था। मेंडल कुड रेज मैनी जनरेशन ऑफ पी विद इन अ शॉर्ट टाइम, और वो बहुत सारी जनरेशन को रेज कर सकता था बहुत छोटे टाइम में। पी हेड, ये जो चौथी रीज़न है वो क्या है कि जो पी था यानी ये पाइसम सेटिवम, उसका बहुत शार्पली ट्रेड्स थे, यानी उसके प्रोमिनेंट ट्रेड्स थे। ईच ट्रेड है टू क्लियर कट अल्टरनेटिव फॉर्म्स और वेराइटीज़। कह रहा है कि हर ट्रेड की दो फॉर्म्स थी, यानी जिस तरह के आगे हम पढ़ेंगे मिसाल के तौर पे, उसकी जो पी की शेप होती है, सीड की शेप होती है, पी यानी पाइसम सेटिवम का जो सीड होता है उसकी दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं। सीड शेप क्या हो गया? एक ट्रेट हो गया, यानी एक खसूसियत है, जैसे कि आपकी हाइट एक खसूसियत है, तो इस तरह सीड शेप जो है उसकी एक, इसका एक ट्रेट है पाइसम सेटिवम का। तो ये जो पाइसम सेटिवम के सीड शेप थे, या तो वो राउंड थे या रिंकल थे, क्लियर कट थे, बीच की कोई चीज़ नहीं थी। तो ये फ़ायदा था उसको चूज़ करने का। तो ये उसकी राउंड और रिंकल्ड फिनोटाइप थी। फिनोटाइप क्या होती है? तो उसका जो एक करेक्टर है यानी सीड शेप, या तो वो राउंड होगा या रिंकल होगा। फिनोटाइप का आपको पता है, फिनोटाइप हम पीछे पढ़ चुके हैं, यानी जो अपेयरेंस हो जाती है ना ट्रेट की, उसको कहते हैं फिनोटाइप। और प्लांट का दूसरा उसने ट्रेट बताया प्लांट की हाइट, तो प्लांट हाइट क्या होगी? या तो वो टॉल होगा या शॉर्ट होगा। सीड का कलर कैसा होगा? या तो येलो होगा या ग्रीन होगा। बस ये दो, ये क्लियर कट है, यानी इसके अलावा कोई नहीं होगा। इस वजह से फ़ायदा हो गया था उसको यूज़ करने में। तो मेंडल ने इनको क्या नाम दे दिया था? कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड,
ठीक है, यानी कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट यानी दो अल्टरनेट फॉर्म है ट्रेड्स की। ही फोकस्ड ऑन 7 सच ट्रेड, उसने 7 इस तरह के ट्रेड्स पर फोकस किया था जिनको ये ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है। तो उसने ये 7 ट्रेड्स पे फोकस किया था। किसके ट्रेड्स पे? पाइसम सैटिवम यानी मटर के, ये पी के 7 ट्रेड्स पे फोकस किया था। तो अब आपको यहाँ से इंट्रोडक्शन तो पता चल गया होगा, ये सारा इंट्रोडक्शन है जिसमें से सवाल आ सकते हैं। एक तो आ सकता है कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड किसको कहते हैं, यानी अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जो होती है ट्रेड्स की वो कौन कौन सी थी। तो पी की क्या थी, यानी मटर की 2 डिस्टिंक्ट ट्रेड थी। हर ट्रेड की 2 फॉर्म्स थी, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स थी। जैसे कि उसने बताया कि उसका जो सीड शेप होता है पी का, मटर का सीड का जो शेप होती है, शेप समझते हैं ना, तो जिस तरह आप शेप्स पढ़ते आते हैं ज्योमेट्री में, तो उसकी जो मटर की शेप थी वो या तो राउंड थी या रिंकल थी। कलर जो था सीड का वो क्या था, या येलो था या ग्रीन था। हाइट क्या थी, या टॉल थी या शॉर्ट थी। तो ये सारे क्या हैं, ये कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड है, यानी हर ट्रेड के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। इसके अलावा यहाँ बताइए कि रीज़न कि उसने क्यों चूज़ किया था। उसका टाइप का, उसका जो गैप जंक्शन था जनरेशन का वो शॉर्ट था। इसके अलावा वो जल्दी से उनको ग्रो कर सकता था। वो नॉर्मली सेल्फ फर्टिलाइजिंग थे लेकिन वो क्रॉस फर्टिलाइज भी कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा उनको ईजी था कल्टिवेट करना। और इसके ऊपर ये बताया हुआ इंट्रोडक्शन में ग्रीगर मेंडल के बारे में बताया हुआ है कि उसने 2 फाउंडेशन रखी थी किसकी, 2 लॉज की, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। और वो एक पादरी था, उसने अपने चर्च के गार्डन में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 11 साल तक। किस पे? पाइसम सैटिवम पे यानी पी पे। अच्छा जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ही फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स और वेराइटीज़। उसने सबसे पहले क्या इस्टेब्लिश किया था, ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स को या फिर वेराइटीज़ को, हर ट्रेड की। अब ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स या फिर वेराइटीज़ क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग, ट्रू मतलब एग्जैक्टली ब्रीडिंग, यानी जो ऑफस्प्रिंग्स थी। ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब क्या होता है, ये जो ट्रू ब्रीडिंग लाइन होती है ना, ये हमेशा जब इसको सेल्फ फर्टिलाइज किया जाता है, यानी एक ही जनरेशन का दूसरे जनरेशन के साथ सेल्फ फर्टिलाइज करवाते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन पे वो जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के। यानी ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स और वेराइटीज़ में ऐसा होता है कि जब उनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है तो जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के। मिसाल के तौर पे ट्रू ब्रीडिंग, अगर राउंड सीड प्लांट लेंगे आप, यानी आपने ऐसे प्लांट्स को लिया जो कि पी के, यानी पी के ऐसे प्लांट्स को लेना है आपने जिनका सीड की शेप क्या होगी, राउंड। तो आपने राउंड सीड शेप वाले प्लांट्स को कलेक्ट कर लिया और उनको क्या किया, आपने सेल्फ फर्टिलाइज कराया। यानी आपने एक राउंड सीड प्लांट लिया, फिर आपने दूसरा राउंड सीड प्लांट लिया, दोनों को सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। तो जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे बिल्कुल क्या होंगे, राउंड सीड वाले। तो ये क्या हुआ है, ये क्या हुई, इसमें प्रोड्यूस हुई ट्रू ब्रीडिंग लाइन हुई है। ठीक है, अ ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट प्रोड्यूस ओनली राउंड सीड। सिमिलरली अ ट्रू, अगर आप इसी तरह आप अगर ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड सीड प्लांट लेंगे तो जो उनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, रिंकल्ड सीड्स। ठीक है, ये आप क्रॉस मैचेस करते हैं तो उससे आपको पता चलता है। फिर अब हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि मेंडल ने 2 बुनियाद रखी थी लॉ की। तो यहाँ से जो पहला लॉ है वो स्टार्ट हो रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आफ्टर इस्टेब्लिशिंग 14 प्योर ब्रीडिंग लाइन्स ऑफ 7 करेक्टर्स, अब उसने 7 ये जो करेक्टर्स थे इनकी प्योर ब्रीडिंग लाइन्स प्रोड्यूस करने के बाद, इस्टेब्लिश करने के बाद, जैसे कि कैसे प्रोड्यूस की उसने, जब राउंड सीड प्लांट के साथ क्रॉस फर्टिलाइज कराया तो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए राउंड सीड। तो इसी तरह टॉल के साथ कराएगा तो टॉल प्रोड्यूस होंगे प्लांट्स, शॉर्ट के साथ कराएगा तो शॉर्ट ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इस तरह ये आप खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ठीक है, जब उसने इस्टेब्लिश किया इन 7 करेक्टर्स के ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स को, तो हर किसी के, अब देखो इसके कितने होंगे, तो इस तरह ये 7 करेक्टर्स के 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स आएंगी। ठीक है, तो उसने फिर इसके बाद क्या किया, उसने अब क्या किया कि उसने कहा थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, वो बोर हो गया होगा शायद। ठीक है, आप इस तरह स्टोरी याद रखें कि जब उसने एक ही प्लांट के साथ सेल्फ फर्टिलाइज करवा लिया तो फिर उसने सोचा कि चलो अब मैं ना थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यानी इस वाले ट्रेड के साथ राउंड को कंसिडर करते हैं। ठीक है, राउंड से स्टार्ट करते हैं। उसने कहा ये जो राउंड वाला बंदा है ना, यानी जिसका करेक्टर राउंड हो, उसने ऐसा प्लांट लिया जिसके सीड का जो शेप थी वो राउंड थी, उसने इसको क्रॉस फर्टिलाइज कराया। क्रॉस फर्टिलाइज होता है डिफरेंट करेक्टर वाले बंदे के साथ। ठीक है, तो उसने इसका क्रॉस फर्टिलाइज करवाया किसके साथ, ऐसे प्लांट के साथ जिसके सीड का शेप क्या था, रिंकल। अब तो डिफरेंट हो गए, अब क्या होगा, अब रिजल्ट भी डिफरेंट आएगा। अब दोनों का रिजल्ट, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अब राउंड आ जाए या फिर रिंकल्ड आ जाए, अब कुछ अलग चीज़ होगी क्योंकि अब दोनों के बंदे चेंज हो गए। यानी अब उसने राउंड सीड प्लांट ले लिया है, एक राउंड सीड प्लांट ले लिया, यानी ऐसा प्लांट लिया जिसका सीड का शेप राउंड था, और दूसरा उसने प्लांट ऐसा ले लिया जिसके सीड का शेप रिंकल था। तो अब रिजल्ट भी डिफरेंट होंगे, तो अब उसको देखते हैं।
ही क्रॉस फर्टिलाइज, अच्छा उसके जो ऑफस्प्रिंग्स अब प्रोड्यूस होंगे उनको अब कहेगा, यानी अब जो इनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे इन प्लांट्स के तो उनको कहेंगे मोनोहाइब्रिड्स। मोनोहाइब्रिड्स ऐसे ऑफस्प्रिंग्स को कहते हैं जिनमें डिफरेंस हो वन ट्रेट का, यानी जो कि ऐसे प्लांट आपने लेने हैं जिसमें सिर्फ वन ट्रेट डिफरेंट हो, यानी अभी वन ट्रेट डिफरेंट है ना, ऐसा तो नहीं ना उसने लिया कि राउंड एक ऐसा प्लांट ले लिया हो जैसे जिसका राउंड शेप हो सीड के, और उसको ब्रीड करवा दे ऐसे प्लांट के साथ जिसका सीड कलर ग्रीन हो, तो ये तो गलत क्रॉस हो गया, ये वन ट्रेट तो ना हुआ ना। वन ट्रेट इस तरह होगा कि आपने एक ही ट्रेट लेना है, यानी सीड शेप में ही आपने डिफरेंस रखना है, ऐसा नहीं आपने करना कि इसका इसके साथ क्रॉस फर्टिलाइज करा लें। तो ऐसे जो अगर हम एक ही ट्रेट के मतलब फर्टिलाइज करवाएं, इसका ही इसके साथ करवाएं, तो इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड। जो इनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे जैसे मर्जी हो, वो इसको रिजल्ट को भी हम देखेंगे, तो वो जो इनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे उनको कहेंगे मोनोहाइब्रिड्स। ठीक है, होप सो क्या आपको समझ आ रही होगी। तो उसने क्या किया, पहला क्रॉस करवाया। ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिएगा क्रॉस 1, P1 क्रॉस, इसमें यानी पेरेंट्स का क्रॉस करवाएगा। ही क्रॉस फर्टिलाइज्ड अ ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड मेल प्लांट, उसने राउंड सीड मेल प्लांट लिया और उसको क्रॉस कराया राउंड सीड फीमेल सॉरी रिंकल्ड सीड फीमेल प्लांट के साथ। तो ही क्रॉस फर्टिलाइज अ ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड मेल प्लांट विद अ ट्रू ब्रीडिंग राउंड रिंकल्ड सीड फीमेल प्लांट। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी ना। समझे ये क्या है, मेल है और ये क्या है, फीमेल। ठीक है, ये मेल फीमेल नहीं, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इमेजिन करें जस्ट कि ये ऐसा प्लांट है, ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है, और इस मेल प्लांट के पास क्या खसूसियत है, इसके पास ये खसूसियत है कि इसका जो सीड शेप है वो क्या है, राउंड है, जबकि इस फीमेल के पास इसका जो सीड शेप है वो क्या है, रिंगल। तो इनको उसने क्रॉस फर्टिलाइज कराया, तो इसको कहते हैं क्रॉस 1 या फिर P1 क्रॉस, यानी पेरेंटल क्रॉस। ही कॉल्ड इट फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, उसने इसको कहा फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन या फिर P1। अच्छा, अब ये जो राउंड सीड प्लांट होगा ना, मेल प्लांट, इसको जब हम इसका क्रॉस कराएंगे ना, तो इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों कैपिटल R। राउंड सीड है ना, तो कैपिटल R, दोनों कैपिटल R। और रिंकल्ड सीड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल r। ठीक है, इससे आपको जीन्स का पता चलेगा। ये हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जीन्स को उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस तरह ये अलील्स हैं, 2 अलील्स हैं, अगर 2 अलील्स सेम होंगे तो वो होमोजाइगस होंगे और ये हेट्रोजाइगस। सॉरी, ये भी होमोजाइगस हैं क्योंकि दोनों सेम है ना। अगर ये दोनों डिफरेंट, मतलब एक कैपिटल आर होगा एक स्मॉल आर होगा, तो उसको कहेंगे हेट्रोजाइगोस, तो ऑफस्प्रिंग होगा हेट्रोजाइगोट। ठीक है, ये तो अभी आपको समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता जब आप चैप्टर पढ़ेंगे। यानी ये दोनों अलील्स है ना, ये दोनों अलील्स सेम है, तो उनको कहेंगे होमोजाइगस और इसको कहेंगे हेमोजाइगस। तो ये उसने लिया राउंड सीड प्लांट, तो उसके लिए कैपिटल R। ये लिया रिंकल्ड सीड फीमेल प्लांट, जिसको उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है स्मॉल आर सी, और उनके दरमियान में क्या कराया, क्रॉस फर्टिलाइज। ठीक है, अब ये थी पेरेंटल जनरेशन, P1 जनरेशन। अब ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, ऑफस्प्रिंग्स में क्या होगा, एक जीन यहाँ से आ जाएगा और एक जीन यहाँ से आ जाएगा, तो कैपिटल R और स्मॉल r। और इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, एक जीन यहाँ से आ गया और एक जीन यहाँ से, कैपिटल R और स्मॉल r। अब ये बताएं कि ये राउंड होगा कि रिंकल होगा। F1 जनरेशन जो ऑफस्प्रिंग्स बने हैं वो क्या होंगे, राउंड होंगे, रिंकल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल चीज़ होती है वो हमेशा डोमिनेट करती है। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल R मौजूद है, तो इसकी वजह से कैपिटल R क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, राउंड को। तो ये क्या होगा, ऑफस्प्रिंग क्या होगा, राउंड होगा। इधर भी अगर देखें तो कैपिटल R है, तो कैपिटल R डोमिनेट कर जाएगा, तो इसको कहेंगे ये क्या है, राउंड है। इसका टेबल कैसे बनाएंगे आप, टेबल इस तरह बनाएंगे कि एक तरफ कैपिटल R लिखेंगे, एक तरफ स्मॉल r, इसी तरह यहाँ पे भी एक तरफ कैपिटल R और एक तरफ स्मॉल r। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, RR, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल R स्मॉल r। फिर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल R स्मॉल r। फिर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल r। तो इसकी जब अगर आप कैसे बनेगा, ये हमारे पास कैपिटल R है, तो दोनों कैपिटल R हैं, तो ये क्या होगा, होमोजाइगस राउंड। ये क्या है, कैपिटल R स्मॉल r, यानी एक दोनों डिफरेंट, तो क्या आएंगे, हेट्रोजाइगस राउंड। राउंड क्यों, क्योंकि ये कैपिटल R डोमिनेट करेगा। फिर ये भी क्या है, हेट्रोजाइगस राउंड, लेकिन ये स्मॉल r ये क्या है, होमोजाइगस रिंकल्ड। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आई है, यानी 3 तो राउंड है लेकिन एक क्या है, रिंकल है, तो 3:1 आ जाएगी। इसको दोबारा से यहाँ ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आपने किस तरह बनाने हैं लीड। तो आपने बॉक्स बनाना है, बॉक्स में आप लोगों ने यही कैपिटल R स्मॉल r यहाँ लिखना है। ठीक है, और इसी तरह कैपिटल R और स्मॉल r इधर लिखना है। ठीक है,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। और आर डोमिनेट कर रहा है, तो यानी आर अगर डोमिनेट कर रहा है तो आर हमने किसको लिए रिप्रेजेंट किया था, राउंड के लिए, तो ये राउंड प्लांट होगा। अब क्या आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अब इसमें डोमिनेट तो आर ही कर रहा है, तो प्लांट क्या होगा, सीड शेप क्या होगी, राउंड। इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, बिल्कुल यही वाला। तो क्या होगी, आर डोमिनेट कर जाएगा तो क्या होगा, राउंड शेप। अब आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या है, स्मॉल आर। अब इसमें क्या डोमिनेट करेगा, इसमें तो आर ही डोमिनेट, स्मॉल आर ही डोमिनेट रहेगा। तो स्मॉल आर किसके लिए आप यूज़ करे थे, रिंकल्ड के लिए आप स्मॉल आर यूज़ करे थे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रिंकल्ड शेप, यानी सीड शेप। इस वाले जो बंदा होगा, ये जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होगा, ये ऑफस्प्रिंग्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, ये ऑफस्प्रिंग्स को ही तो पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें जो 3 ऑफस्प्रिंग्स क्या होंगे, राउंड, यानी जो हमने प्लांट देखे हैं राउंड प्लांट का, हमने राउंड मेल का रिंकल्ड फीमेल के साथ हमने क्रॉस कराया था। राउंड वाले को हमने रिप्रेजेंट किया आर, कैपिटल आर से, और इसको स्मॉल आर स्मॉल से। तो ये जो इनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, F1 जनरेशन है ये। इसमें से 3 जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे, राउंड, जबकि एक ऑफस्प्रिंग क्या होगा, रिंकल्ड। ठीक है, इसमें अगर फर्दर देखेंगे तो 3 होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को देखें तो होमोजाइगस कितने, यानी सेम वाले अलील्स वाले कितने हैं, ये दोनों अलील्स क्या हैं, सेम, ये दोनों अलील्स क्या हैं, सेम, तो 2 होमोजाइगस हैं। और हेट्रोजाइगस को देखें तो कितने हैं, 2 ही हेट्रोजाइगस हैं। ठीक है, ये तो तो यही बात टेबल में लिखी हुई है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या है, ये है कि 3 ऑफस्प्रिंग 3 जो है वो राउंड शेप है और 1 जो है रिंकल शेप है। जीनोटिपिक रेशियो, तो उसमें हमारे पास क्या है कि जो 3 है उनमें से जो एक है वो दोनों कैपिटल आर वाले हैं, लेकिन जो 2 हैं वो कौन से हैं, हेट्रोजाइगस हैं। एक जो है होमोजाइगस है, और इनमें से 3 की बात कर रहा है। ठीक है, 3 में से एक जो है होमोजाइगस है और 2 जो है हेट्रोजाइगस हैं। देखिए ना, ये अगर इन 3 को देखें, इसको मिस कर दें, तो ये जो हमारे पास 3 में से ये जो पहले वाला है ये क्या है, होमोजाइगस, लेकिन ये दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस। तो वही बात कर रहा है। तो इन तीनों में से एक होमोजाइगस और 2 हेट्रोजाइगस हैं। और अगर रिंकल्ड वाले को देखें तो उसमें से वो एक ही है, होमोजाइगस। ठीक है, अब इस तरफ आ जाते हैं, इसको पढ़ लेते हैं कि ही कॉल्ड इट फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, देयर ऑफस्प्रिंग्स वर कॉल्ड F1 और फर्स्ट फ्लाइलल जनरेशन। अब उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ये जो F1 प्रोड्यूस हुए इनको क्या कहेंगे, फर्स्ट जनरेशन। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन ये प्रोड्यूस हुई है। अब ये जो हमने दूसरा टेबल बनाया ये F2 थी, यानी ये सेकंड जनरेशन थी। अब ये जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए थे उनको सेल्फ फर्टिलाइज हमने करवाया था, तो हमारे पास ये वाला टेबल जो टेबल में बने हैं। ठीक है, यानी वो F1 थी और ये F2 है। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं कि ये वाला जो हमने क्रॉस कराया ये F1 को क्रॉस कराया, तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हैं वो F2 हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर वाली फीमेल ली है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, तो खुद देख लीजिएगा, क्योंकि ये आप पहले F1 को, ये जो आपने पहले वाला क्रॉस कराया था ये आपका F1 क्रॉस हो गया था। ये जो नेक्स्ट क्रॉस आपने करवाया है वो F1 का करवाया, तो प्रोड्यूस हुआ है F2। F1 और फर्स्ट फ्लाइल जनरेशन, ऑल F1 ऑफस्प्रिंग्स वर राउंड लाइक वन ऑफ द पेरेंट्स, रिंकल्ड फिनोटाइप डिड नॉट अपीयर एट ऑल। वो कह रहे हैं कि जो F1 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए थे दोनों क्या थे, राउंड। इन दोनों में से कोई भी रिंकल्ड नहीं था, रिंकल्ड फिनोटाइप अपीयर ही नहीं हुई। राउंड फिनोटाइप, ऐसे लग रहा था कि उसने क्या, राउंड ने, यानी राउंड जो थी ट्रेट ही था ना, एक ट्रेट के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स थी या वैरायटीज़ थी। तो राउंड ने क्या कर दिया, डोमिनेट कर दिया रिंकल को, यानी दबा दिया। राउंड वाले ने रिंकल वाले को दबा दिया। इट्स डोमिनेंस वाज कंप्लीट। अब आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंप्लीट डोमिनेंस को। तो वहाँ पे वो कह रहा है कि इसकी जो डोमिनेंस थी वो क्या है, कंप्लीट, यानी एक ने बिल्कुल दूसरे को छुपा दिया। सिर्फ F1 की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले F1 में क्या हुआ है कि राउंड वाले ने बिल्कुल ही छुपा दिया रिंकल वाले को, तो इसको कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस हुई है। क्योंकि ऑफस्प्रिंग्स के पास, बिकॉज कोई ऐसा ऑफस्प्रिंग नहीं है जिसके पास दोनों इंटरमीडिएट हो जाओगे दोनों के पेरेंट्स का। ई कॉल्ड द ट्रेट दैट अपेयर्ड इन F1 एज डोमिनेंट, जो F1 में अपेयर हुआ उसने कह दिया डोमिनेंट। वाइल द ट्रेट विच वॉज मास्क, और जो मास्क हो गया यानी जो छुप गया उसको गया रिसेसिव। जैसे कि इसमें ये स्मॉल आर जो क्या है वो रिसेसिव है, और कैपिटल आर जो डोमिनेट कर गया इसको कह रहा है राउंड। ये सिर्फ F1 की बात। अब वो बात करेगा F2 की। जब उसने क्रॉस 2 कराया, यानी देन मेंडल अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन अमंग F1 मोनोहाइब्रिड्स। अब उसने F1 मोनोहाइब्रिड्स यानी इसमें से एक वाले को उसने लेके क्रॉस करवाया।
F1 मोनोहाइब्रिड्स को उसने जब क्रॉस कराया टू रेज F2 प्रोजेनी, जब उसने F2 प्रोजेनी को बनाने के लिए F1 का क्रॉस कराया, इस F1 का इसके साथ क्रॉस कराया, तो क्या प्रोड्यूस हुई F2 एज अ रिजल्ट। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, जो ये चार प्रोड्यूस हुए ना ऑफ स्प्रिंग्स, इन चार में से जो 3 थे वो क्या थे, राउंड थे। 3/4 जो थे वो क्या थे, राउंड थे, जबकि 1 जो था 4 में से 1/4 वो क्या था, रिंकल्ड। फिनोटिपिक रेशो क्या आई थी, फिनोटिपिक रेशो मैंने आपको बताई थी 3:1 आई थी। मेंडल गॉट सिमिलर रिजल्ट एंड द सेम 3:1 इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस फॉर ऑल द 7 ग्रेड। तो आपने सिर्फ राउंड वाले की बात की ना, इस तरह जब उसने बाकी करेक्टरिस्टिक्स का भी ट्रेड करवाया या उसको क्रॉस करवाया, तो हमारे पास सबके पास जो रेशो आई वो 3:1 आई। फिर उसके बाद उसने क्रॉस 3 कराया, मेंडल प्रोसीडेड अ स्टेप अहेड, ही इसी की बात कर रहा है क्रॉस 3 की जो आपने यहाँ पे कराया। ही सेल्फ फर्टिलाइज F2 प्लांट्स, जब उसने F2 प्लांट्स को सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, ही नोटेड दैट 1 of 3 ऑफ द F2 प्रोड्यूस ओनली राउंड। अब ये जो एक एक ऑफस्प्रिंग है ना, अब एक एक ऑफस्प्रिंग को जब उसने फर्दर सेल्फ फर्टिलाइज नहीं, हाँ सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, यानी जब उसने कैपिटल R को इसको सेल्फ फर्टिलाइज कराया तो सारे ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस हुए। अब ये जो हमारे पास F2 के पहले ऑफस्प्रिंग्स को देखते हैं कौन से थे, ठीक है, ये थे यूं और ये किया आए थे हमारे पास, और 2 हमारे पास ये आए थे, यानी 4 में से 1/4 ये थे, और उसमें से 2 में से 4 में से जो 2 थे वो कैपिटल R स्मॉल r थे, और 1 जो थे वो क्या थे, स्मॉल r। ठीक है, ये तो ज़रा अलग चीज़ थी ना, तो इसको आप इग्नोर करें, ये अलग चीज़ है। ठीक है, इन तीनों को आप देखें, तो इसलिए फिर अब ये 3 है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 कर देते हैं 4 की जगह। ठीक है, यहाँ पे आप 4 की जगह 3 कर दें, क्योंकि अब हम इन तीनों की बात कर रहे हैं, हम उसको ज़रा इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/3 कर लें। तो यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं कि 1/3 जो थे कैपिटल R है, और 2/3 क्या है, हाँ अब उसने इनको लेके क्या कराना है, सेल्फ फर्टिलाइज। जब राउंड वाले के साथ सेल्फ फर्टिलाइज करेगा, तो जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो सारे क्या होंगे, राउंड। जब इनको सेल्फ फर्टिलाइज कराएगा, इसमें आधे क्या है, राउंड, और आधे क्या है, रिंकल्ड। तो जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो भी इसी तरह होंगे, आधे राउंड होंगे और आधे क्या होंगे, रिंकल्ड। ठीक है, ये जब सेल्फ फर्टिलाइज का इस क्रॉस को उसने बुक में नहीं लिखा, वो सिर्फ जस्ट उसके बारे में बता रहा है। तो इस तरह ये बात लिखी हुई है कि जब मेंडल ने प्रोसीड किया सेल्फ स्टेप अहेड, ही सेल्फ फर्टिलाइज F2 प्लांट्स टू प्रोड्यूस F3। जब उसने F2 को सेल्फ फर्टिलाइज कराया ताकि वो F3 को प्रोड्यूस करे, तो उसने नोट किया जो 1/3 थे, यानी जो राउंड वाले थे, F2 राउंड प्रोड्यूस ओनली राउंड, उन्होंने सिर्फ राउंड को प्रोड्यूस किया, जबकि जो 2/3 थे यानी ये वाले, इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, बोथ राउंड भी और रिंकल्ड भी। 2/3 और F2 2/3 of F2 round produce both round and wrinkled in 3:1, but F2 wrinkled produce only wrinkled। और ये जो F ये वाला था, इसने क्या किया, प्रोड्यूस ओनली wrinkled। ये wrinkled है तो ये wrinkled ही प्रोड्यूस करेगा, जिस तरह ये राउंड था तो राउंड ही प्रोड्यूस कर रहा था। तो ये बात लिखी हुई है, बट F2 wrinkled प्रोड्यूस ओनली रहे। ठीक है, ही कंक्लूडेड दैट, उसने कंक्लूड किया कि जो 1/3 थे, 1/3 वाले कौन से थे, कैपिटल R वाले F2 राउंड्स के, वो आर ट्रू ब्रीडिंग। अब वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह थे, P1 की तरह थे। P1 वाले कैसे थे, यही थे ना, तो F जो प्रोड्यूस हुए हैं F4 के, F3 के सॉरी, तो वो भी क्या है, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह है 1/3 वाले, यानी कैपिटल R कैपिटल वाले बिल्कुल P1 की तरह है, जबकि 2/3 जो है यानी कैपिटल R स्मॉल r वाले जो हैं ऑफ F2 राउंड वर मोनोहाइब्रिड्स लाइक F1 राउंड। ठीक है, वो किस तरह के मोनोहाइब्रिड्स है, लाइक F1 राउंड। मोनोहाइब्रिड्स आपको पता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंडल्स इंटरप्रिटेशंस को। अगर आपको इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का मेंशन कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें।